शारदा जी अपने बेटे के ऑफिस के बाहर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। उनकी सूनी आंखें बस दरवाजे की तरफ निहारे जा रही थी। जब एक जगह बैठे बैठे उनके घुटने जवाब देने लगे तो वहां के चपरासी ने तरस खाकर उन्हें अपनी कुर्सी देते हुए कहा, ये लीजिए अम्मा जी, इस कुर्सी पर बैठ जाइए। ऐसे कब तक नीचे बैठी रहोगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, शारदा जी ने भरी आंखें लिए उसको आशीर्वाद देते हुए कहा और कुर्सी पर बैठ गई। तभी कुछ ही देर बाद अपने बेटे को गाड़ी से उतरता देखकर शारदा जी अचानक से दौड़कर अपने बेटे के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे कपड़े में सबके सामने गले लगता देखकर उनका बेटा नवीन खुद को बड़ा अपमानित महसूस कर रहा था। उसने शारदा जी को दूर हटाते हुए गार्ड से कहा, कौन है ये बुढ़िया और यहाँ क्या कर रही है? सर, वो कब से आपका इंतजार कर रही है। आपके कारण उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। ये सुनते ही नवीन चिल्लाते हुए बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये मेरा ऑफिस है, कोई खैरात खाना नहीं जो कोई भी मुंह उठाए चला आएगा। मैंने क्या ये ऑफिस भिखारियों की सेवा करने के लिए खोल रखा है? कुछ पैसे देकर निकालो इनको यहाँ से। पता नहीं कैसे बेशर्मों की तरह मुंह उठाए चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से ये सब सुनकर शारदा जी उसको एकटक निहारने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की यह विरल धारा बहने लगी। बेटा, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पिता अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। डॉक्टरों ने कहा है जल्दी से जल्दी उनके लिए खून की व्यवस्था की जाए। कहते कहते शारदा जी फूट फूट कर रोने लगी। नवीन हाथ पकड़कर उन्हें एक किनारे करते हुए बोला, आप क्या चाहती हैं? पापा की जान बचाने के लिए मैं बिस्तर पर आ जाऊं? जाइए यहाँ से। ना तो मेरे पास इतना वक्त है और ना ही मैं उस बूढ़े को खून देने वाला हूँ। तो शारदा जी अपने आंचल को आगे फैलाते हुए बोली, इस वक्त मेरी मदद कर दो बेटा। मैं अपने खून का एक एक कतरा बहाकर तुम्हारा सारा कर्ज चुका दूंगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा खून देने से तुम्हारे पिता की जान बच सकती है। आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही नवीन चिल्लाते हुए बोला, समझ में नहीं आता आपको? भिखारी की तरह पीछे ही पड़ गई हो। इतना कहकर उसने 100 के नोट शारदा जी के मुंह पर फेंकते हुए कहा, ले बुढ़िया, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर नवीन शारदा जी को धक्का देकर वहां से आगे निकल गया। शारदा जी की हालत देखकर गार्ड की भी आंखें भर आई। उसने सहारा देकर शारदा जी को उठाया, उन्हें पानी पिलाकर पूछा, अम्मा जी, क्या ये सच में आपके बेटे हैं? तो शारदा जी ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, ये मेरा ही बेटा है, पर न जाने भगवान हमें कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। तो गार्ड ने शारदा जी से सारी कहानी पूछी, जिसे सुनकर वो भी अंदर तक दहल गया। वो शारदा जी का हाथ थामकर बोला, अम्मा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मुझे बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बाबूजी को खून की ज़रूरत है तो उसकी व्यवस्था हो जाएगी। इतने में नवीन अपनी मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकला तो शारदा जी को वहीं पर बैठा देखकर उसने गुस्से में उनका हाथ पकड़ा और ये सोचकर उन्हें वहां से ले जाने लगा कि इतनी मीटिंग के लोग आते हैं, इस बुढ़िया को यहाँ से रफा दफा करता हूँ, नहीं तो इसने उनके आगे मुंह खोल दिया तो मेरी लाखों की डील कैंसिल हो जाएगी। तभी गार्ड ने आओ देखा ना ताओ वो पीछे से एक जोरदार तमाचा नवीन के गाल पर जड़ दिया, जो कि उसका बॉस था। तमाचा इतना जोर का था कि अंदर का काम कर रहे सभी लोग ऑफिस से बाहर आ चुके थे और नवीन को देखे जा रहे थे। शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ ऐसा करते हुए? गार्ड ने क्रोधित होते हुए कहा। तो नवीन आग बबूला होते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बॉस पर हाथ उठाया? अभी के अभी मैं तुम्हें नौकरी से रफा दफा करता हूँ। अरे ठोकर मारता हूँ मैं आपकी नौकरी को। जो अपने माँ बाप का ही नहीं हो सका वो भला और किसी का क्या होगा? कहते हुए उस गार्ड ने शारदा जी का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए माँ जी यहाँ से। तो शारदा जी उसके साथ अस्पताल पहुँच गई।
डॉक्टर ने उस गार्ड का खून मैच किया जो कि किस्मत से मिल गया। ये देख शारदा जी सामने खड़ी उस गार्ड को ढेरों आशीर्वाद दे रही थी। उनके लिए तो ये किसी फरिश्ते से कम नहीं था। खून चढ़ाने के बाद शारदा जी उस गार्ड के कदमों में गिरकर रोने लगी। अरे माँ जी, अब क्या इस गरीब को पाप का भागीदार बनाना चाहती हो? माँ के ये हाथ तो बस बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए होने चाहिए। गार्ड ने शारदा जी के दोनों हाथों को अपने सिर पर रखते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, बेटा, तुमने मेरे कारण अपनी नौकरी भी छोड़ दी। ये थोड़े से पैसे हैं, रख लो बेटा, तुम्हारे बच्चों का कुछ भला हो जाएगा। अम्मा जी, नौकरी के बारे में बाद में सोचेंगे, आप पहले यहाँ बैठिए। सुबह से आप बस रोए जा रही हैं, पता नहीं कब से कुछ नहीं खाया होगा। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। कहते हुए वो गार्ड वहाँ से बाहर निकल गया। तो शारदा जी भरी आंखों से उसको जाते हुए निहार रही थी कि एक अनजान होकर भी उसने श्यामलाल जी की जान बचाई, और दूसरी तरफ उनके सगे बेटे ने उन्हें भिखारी कहकर उनकी ममता का इतना अपमान किया। क्या इसी दिन के लिए उन्होंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया था? दिन रात एक करके श्यामलाल जी ने बेटे को पढ़ने के लिए विदेश भेजा था ताकि वो अपने सारे सपने पूरे कर सके। बेटा नौकरी में सेटल हो गया तो शारदा जी बड़े प्यार से सविता को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। पहले पहले तो सब कुछ ठीक था, पर सविता बड़े घर की बेटी थी, इसलिए हमेशा से अकेले रहना चाहती थी। सास ससुर अगर कोई काम उसे कह भी देते तो उसके तन बदन में आग लग जाती, और अगर नवीन से शिकायत करती तो वो भी यही कहता, अरे अच्छा बर्ताव रखोगी तभी तो बाद में इस सारी जायदाद की मालकिन बन पाओगी। इसलिए सविता भी अपने अंदर की भावनाओं को दबाकर झूठी मुस्कान लिए अपने सास ससुर की बातें मान लेती थी। एक दिन श्यामलाल जी काफ़ी बीमार हो गए। उन्हें खून की उल्टियाँ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहाँ उनके इलाज के लिए काफ़ी खर्च बताया गया। ऐसे में शारदा जी नवीन से बोली, बेटा, तेरे पापा ने सेविंग कर रखी है, पर वो अभी कैसे मिल पाएगी ये पता नहीं, और तेरे पापा बताने की हालत में भी नहीं है, इसलिए तू इंतजाम कर दे बेटा। तो नवीन ने कहा, माँ, इतने पैसों का इंतजाम, और वो भी इतनी जल्दी? मैं एक मामूली सी नौकरी करता हूँ, और फिर अभी मेरा ऑफिस भी बन रहा है। इतने पैसों का इंतजाम अचानक से कैसे कर पाऊँगा? नवीन ने दुख जताते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, बेटा, किसी दोस्त या अपने किसी रिश्तेदार से ही कर्ज ले ले। एक बार तेरे पापा ठीक हो जाएंगे, फिर सारा कर्ज चुका देंगे। माँ, मैं इसीलिए पापा से कहता था कि अपने सारे हिसाब किताब मेरे हवाले कर दीजिए, पर शायद पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। नवीन ने कहा। तो शारदा जी बोली, बेटा, अब की बार तेरे पापा को ठीक हो जाने दो। सबसे पहले मैं यही काम करवाऊंगी। वैसे भी हमारी तो उम्र हो गई है, तो न जाने कब क्या हो जाए। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ अगर कहीं से मदद मिल पाई तो। ये कहकर नवीन वहाँ से चला गया, और थोड़ी देर बाद ही नवीन फिर से शारदा जी से आकर बोला, माँ, पैसों का इंतजाम हो गया है, पर उसे 1 महीने के अंदर ही लौटाने होंगे, वरना मेरी बात की कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। हाँ बेटा, एक बार तेरे पापा बस होश में आ जाए, फिर हम ये कर्ज पहले ही चुका देंगे, शारदा जी ने कहा, और श्यामलाल जी के पास चली गई। इधर सविता नवीन को एक किनारे ले जाकर बोली, ये क्या है जी, इतने पैसों का इंतजाम आपने कहाँ से किया? कहीं ये हमारे पैसे तो नहीं हैं? अरे हाँ हाँ सविता, ये हमारे ही पैसे हैं, पर कुछ बड़ा पाने के लिए ऐसे बड़ी बड़ी बातें फेंकनी पड़ती हैं, नवीन ने कहा। तो सविता बोली, एक तो आपने हमारे पैसे दे दिए, ऊपर से ये सारी पहेलियां बुझा रहे हैं। जरा समझाएंगे मुझे भी कि इन सब बातों का मतलब क्या है? अरे मेरी भोली पत्नी, अब जब पापा के इलाज के लिए मैंने कर्जे का नाम लेकर इतना पैसा दिया है, तो माँ भी उसे जल्दी ही चुकाएगी। ऊपर से पापा के सारे बही खाते मेरे नाम कर देगी, क्योंकि उन्हें आज के दिन का डर हमेशा ही रहेगा। हमें हमारे सारे पैसे भी वापस मिल जाएंगे,
और पापा की सारी जायदाद भी, तो फिर मैं अपने ऑफिस का मालिक जल्दी बन पाऊंगा। उसके बाद जब श्यामलाल जी कुछ दिनों में घर आ गए तो शारदा जी ने अपनी सारी जायदाद नवीन के नाम करने को कहा कि हमारे बुढ़ापे का सहारा तो यही है ना, फिर जो हमारा है वो सब नवीन का ही तो है। उसे आज दें या कल क्या फर्क पड़ता है, और उसने कितना पैसा लगाया है तुम्हारी बीमारी में। तो श्यामलाल जी ने भी सोचा, चलो सही तो कह रही है, कल मेरी जो हालत थी ऐसा दोबारा हुआ तो फिर कौन करेगा। ये सोचकर श्यामलाल जी ने अपनी जायदाद नवीन के नाम कर दी। अगले दिन शारदा जी सविता को आवाज़ लगाते हुए बोली, बहू जरा अपने ससुर के लिए पतली खिचड़ी बना देना। 1 मिनट मम्मी जी, मैं एक पेन और पेपर ले आती हूँ, फिर आप मुझे बता दीजिएगा क्या क्या बनाना है, सविता ने चिढ़ते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, ये क्या कर रही हो बहू, मैं कुछ समझ नहीं पाई। माँ जी, आप लोगों की नज़रों में ये एक होटल ही तो है, और मैं यहाँ की वेटर जो आप लोगों से ऑर्डर लेती रहूँ और आप लोगों के सामने खाना हाजिर करती रहूँ, तो कहिए और क्या क्या ऑर्डर हैं आपके। फिर गुस्से से बोली, माँ जी बीमार पापा जी हुए हैं, आप तो नहीं ना, तो खुद क्यों नहीं बना लेती खिचड़ी। हर वक्त हर काम के लिए मुझे आवाज़ देना ज़रूरी है क्या। ये कहकर सविता गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। तो शारदा जी ने कहा, लगता है बेचारी पूरा दिन काम करके थक गई होगी, इसलिए नाराज हो गई। आप चिंता मत कीजिए, मैं इसे अच्छे से जानती हूँ। अभी जैसे ही इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तो देखना मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी। और उसकी बात भी सही है, मैं भी तो बना सकती हूँ खिचड़ी। कहते हुए शारदा जी रसोई घर में चली गई। अगले दिन शारदा जी श्यामलाल जी से बोली, आज आपके लिए क्या बनाऊं जी। सोच रही हूँ अब आपकी पसंद का मैं ही रोज़ बना दिया करूँगी। बहू को सुबह से इतने सारे काम होते हैं, बार बार उसे क्यों परेशान करना। कहिए क्या खाएंगे आज आप। शारदा जी जो भी कहें, पर श्यामलाल जी तो समझ रहे थे कल की इस फटकार के बाद ये दोबारा जलील नहीं होना चाहती, इसलिए अब से खुद ही बनाने को कह रही है। मन ही मन सोचते हुए श्यामलाल जी ने कहा, जो बना लोगी वही खा लूँगा। तो शारदा जी उठकर रसोई घर में चली गई। पर यह क्या, रसोई में तो ताला लगा हुआ था। आज तक कभी भी रसोई में ताला नहीं लगा, फिर आज ये सब क्यों। ये सोचते हुए शारदा जी ने हैरानी से अपनी बहू सविता को आवाज़ लगाई। तो सविता बाहर निकल कर आई और घुर्राते हुए बोली, क्या हुआ मम्मी जी, इतना क्यों चिल्ला रही हो। बहू, रसोई में ताला आज तक तो कभी नहीं लगा, फिर आज क्यों। क्योंकि माँ जी, इस घर में 2 भूखे जानवर रहने लगे हैं जिन्हें हर वक्त भूखी लगती रहती है। अब हमारे घर में कोई कुबेर का खजाना तो है नहीं जो उनके हर वक्त के खाने का बोझ उठा पाए, इसलिए ताला लगाना पड़ा। ये सुनकर शारदा जी धीरे से बोली, बहू तुम क्या हमें जानवर समझ रही हो। हाँ माँ जी, अब आप इतनी भी भोली नहीं हो जो मेरी बातों को समझ न पाए। तंग आ चुकी हूँ मैं आप लोगों की भूख से। बस अब से आप दोनों के खाने पीने पर मेरी पूरी नज़र होगी। मैं तय करूँगी आप दोनों को कब और कितना खाना मिलेगा। सविता के ऐसा कहते ही शारदा जी गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी मजाल की हमें जानवर कहूँ, ऊपर से हमारे खाने का हिसाब भी रखूँ। भूलो मत ये घर मेरा है, और इतना तो गरीब हम नहीं हैं कि खाना भी भर पेट ना खाएं या नाप तोल कर खाएं। आने दो आज नवीन को, जब उसे पता चलेगा कि तुमने कैसा सलूक किया हमारे साथ, तब वही तुम्हें सबक सिखाएगा। हाँ, जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो। अरे वो सब जानते थे कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, इसीलिए तो जायदाद उन्होंने पहले ही अपने नाम करवा ली। अब आप लोग हमारे आश्रित हैं। और मम्मी जी, अब से इस घर में मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी आप दोनों को। पापा जी तो बीमार हैं, पर आप तो ठीक हैं, इसलिए पूरे घर का काम आप करेंगी, वरना हमें आप लोगों को बाहर निकालने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कहते हुए सविता पैर पटकते हुए अंदर चली गई। तो शारदा जी चुपचाप बिना खाने के अपने कमरे में आ गई। तभी श्यामलाल जी बोले, देखा शारदा, इसीलिए तो मैं अपनी जायदाद
नवीन के नाम नहीं कर रहा था, पर इतना नीचे गिर जाएंगे ये मैंने भी नहीं सोचा था। अब करो इस उम्र में सारे काम, वरना इस घर के मालिक हमें निकाल कर बाहर फेंक देंगे। श्यामलाल जी ने अपनी कपकपाती आवाज़ में कहा। तो शारदा जी बोली, नहीं जी, मुझे तो लगता है बहू झूठ बोल रही है। उसी ने बेटे का सर खाया होगा। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा विश्वास है। एक बार आने दीजिए नवीन को, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। रात को नवीन के आने के बाद शारदा जी उससे बोली, बेटा देखना बहू क्या कह रही है। मुझे इसकी बात पर भरोसा नहीं है बेटा, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तो बता इसे और अपने पापा को भी कि जैसा ये कह रही है वैसा कुछ भी नहीं है। हम तेरे माता पिता हैं ना, तो तू अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। बस कीजिए माँ, पता नहीं किस ज़माने में जी रहे हैं आप लोग। आज के ज़माने में ना बाप बड़ा है और ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और आपको क्या लगता था कि पूरी ज़िंदगी में और सविता आप दोनों की चाकरी ही करते रहेंगे? नवीन ने दमकते हुए कहा। तो शारदा जी, जो अब तक आशा के एक दीपक लिए खड़ी थी कि शायद नवीन सविता को डांटेगा, उसके खिलाफ जाकर अपने माता पिता के साथ खड़ा होगा, पर नवीन के आते ही वो दीपक भी बुझ गया। बेटे की बात सुनकर उनकी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। अब तो सविता ने उन पर खुलकर ज्यादतियाँ करना शुरू कर दिया। पहले तो उसने रसोई में ताला लगाया, फिर खाना भी 3 बार से हटके 2 बार कर दिया और फिर बासी खाना देने लगी। इसके कारण पहले से ही बीमार श्यामलाल जी धीरे धीरे और बीमार रहने लगे। एक दिन शारदा जी बड़ी कमजोरी महसूस कर रही थी। एक तो घर का सारा काम, ऊपर से खाना भी सही से नहीं मिलता। कमज़ोर होना तो स्वाभाविक था। वो घर का सारा काम खत्म करके थोड़ा चारपाई पर लेटी ही थी कि उनकी आंखें लग गई। तभी श्यामलाल जी कमरे से बाहर जाकर सविता से बोले, बहू आज मुझे रात का खाना मत देना, उसके बदले अपनी सास को भर पेट खिला देना। बड़ी कमजोरी महसूस कर रही है वो। ठीक है, फिर आप तो कमजोरी महसूस नहीं करेंगे ना। आप दोनों तो ऐसे जताते हैं जैसे मैं आपको भूखा रखती हूँ। सारा दिन काम तो कुछ करते नहीं, बस खाना ही चाहिए इन दोनों को। चिल्लाते हुए सविता अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद जब शारदा जी उठी तो उठते ही बोली, बड़ी देर हो गई मुझे सोते हुए, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, तुम इतने आराम से सो रही थी कि उठाने का मन ही नहीं किया और मैं खाना खाने चला गया। अब तुम भी जाओ और जाकर खाना खा लो, श्यामलाल जी ने कहा। तो शारदा जी बोली, अच्छा आपने खाना खा लिया, चलो अच्छा है, आपको समय से खा भी लेना चाहिए। अच्छा ये बताइए क्या बनाया है बहू ने खाने में? मतलब फिर से वही बासी खाना तो नहीं दिया ना? अरे भाग्यवान, तुम बहुत सवाल करती हो, जाकर खा लो। जो भी है जिंदा ही तो रहना है, स्वाद तो कब का भूल चुके हैं, श्यामलाल जी ने चिढ़ते हुए कहा। ठीक है, जाती हूँ, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? कहते हुए शारदा जी खाना खाने के लिए चली गई। लेकिन जब जाकर अपना खाना देखा तो वो हैरान हो गई, क्योंकि उसे हर रोज़ सविता 1 कटोरी दाल और 2 रोटियां ही देती थी, पर आज 2 कटोरी दाल और 4 रोटियां दी थी। ये देख शारदा जी कुछ समझ नहीं पाई और सविता से पूछ बैठी, बहू आज मेरी थाली में इतना ज़्यादा खाना क्यों? अरे बुढ़िया, भूख नहीं लगी क्या? ज़्यादा बातें ना करके जो मिला है वो चुपचाप खा लीजिए, वरना ये भी नहीं मिलेगा, सविता ने कहा। तो अपनी भूख के आगे शारदा जी ने और कुछ नहीं पूछा और जल्दी जल्दी खाना खा लिया। फिर बर्तन वगैरह धोकर रात को सोने चली गई। वो आज के ज़्यादा खाने की बात श्यामलाल जी को बताना चाह रही थी, पर जब वो कमरे में गई तो श्यामलाल जी सो चुके थे। सुबह बताऊंगी, ये सोचकर शारदा जी भी सो गई। सुबह जब शारदा जी की नींद खुली तो श्यामलाल जी अपने बिस्तर से नीचे पड़े हुए थे। उनके मुंह से काफ़ी खून बह चुका था। शारदा जी ने बेटे के आगे हाथ पैर जोड़कर उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, तो बेटा उन्हें सरकारी अस्पताल में छोड़कर वापस आ गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें
खून की व्यवस्था करने को कहा। इसलिए दौड़ते भागते शारदा जी बेटे के ऑफिस पहुंच गई। जो बेटे ने उन्हें भिखारी कहकर वहां से निकाल दिया। इतने में माँ जी कुछ खा लीजिए, उस गार्ड ने शारदा जी की तरफ कुछ नाश्ता देते हुए कहा। लेकिन उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आकर बोले, माफ़ करना, हम श्यामलाल जी को देर होने की वजह से बचा नहीं पाए। ये सुनकर शारदा जी का निवाला मुंह में जाने से पहले ही नीचे जमीन पर छुटकर गिर गया। पर सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि शारदा जी की आंखों में आंसू नहीं थे। इतने में शारदा जी की बेटी रवीना का फोन आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि बेटी को खबर करने का मौका ही नहीं मिला। 1 घंटे के अंदर ही उनकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी थी। शारदा जी ने फोन उठाते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को शांति मिल गई। चलो, अच्छा हुआ मेरे जाने से पहले ही चले गए। अकेले रहते तो मैं जाने के बाद भी चैन नहीं पाती। हेलो माँ, ये तुम क्या कह रही हो? पापा भी कल रात पता नहीं बहुत कुछ कह रहे थे और बार बार एक ही बात कहे जा रहे थे कि अपनी माँ का ध्यान रखना। क्या हुआ माँ? रवीना ने फोन पर कहा। पर अब शारदा जी तो निशब्द होकर निहाल सी बैठ गई थी। ना तो वो रो रही थी और ना ही कोई बात कर रही थी। पता लगने पर सविता अस्पताल आई तो देखा कि श्यामलाल जी स्वर्ग सिधा चुके हैं और शारदा जी मूर्ति की तरह उनके पास बैठी हुई है। वो गार्ड भी हैरानी से शारदा जी को देखे जा रहा था। शाम तक श्यामलाल जी का क्रियाक्रम भी हो चुका था। उस गार्ड ने शारदा जी को सहानुभूति दी और नम आंखों से शाम को अपने घर लौट गया। शारदा जी तो श्यामलाल जी के बिना पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई थी। अगले दिन सविता बोली, सुनिए जी, कल रवीना आ रही है। पता नहीं वो क्या करेगी। जब उसे सब कुछ पता चलेगा कि हमारे कारण बाबूजी की जान चली गई तो नवीन ने कहा, और कौन बताएगा उसे ये सब? मूर्त बनी मेरी माँ, तुम चिंता मत करो, ये उसे कुछ नहीं बताएगी। अजी मैं तो हैरान हूँ, मम्मी जी ने रवीना को फ़ोन करके अब तक कुछ बताया क्यों नहीं? क्या पता कह भी दिया हो। अरे सविता, क्यों इतना डर रही हो? क्या तुम रवीना को नहीं जानती? अगर उसे इन सब के बारे में पहले पता होता तो वो कब की यहाँ आ धमकती। नवीन ने हंसते हुए कहा। तो सविता बोली, अच्छा जी, मैं क्या कहती हूँ, आपके पापा तो चल ही बसे। अब इस पागल बुढ़िया को भी उनके पास भेजकर सारी समस्याएं खत्म कर देते हैं। फिर रवीना या किसी और का कोई डर नहीं रहेगा। सबको ये कह देंगे कि पापा के शौक में ये बुढ़िया भी चल बसी। हाँ, तुम सही कह रही हो सविता। पति की सहमति पाते ही सविता ने शारदा जी के खाने में जहर मिलाया और अपनी सास को खिलाने आ गई। पर उसे पता नहीं था कि रवीना कल आने का झूठा कहकर आज ही आ गई है, ताकि वो अपने घर के पूरे हालात को अपनी आंखों से देख पाए। जब सविता शारदा जी को खाने में जहर खिलाने की बात कह रही थी, तब रवीना ने उन दोनों की सारी बातें सुनकर रिकॉर्ड कर ली थी। जैसे ही सविता खाने में जहर मिलाकर शारदा जी को खिलाने गई, तभी पीछे से रवीना ने खींचकर एक तमाचा सविता के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ बाप की जान लेने की? ननद को वहाँ देखकर नवीन और सविता की आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों भाभी? हैरान हो गई मुझे यहाँ देखकर। उस दिन पापा ने मुझे फ़ोन पर सारी बातें बता दी थी और उस वक्त मुझे आप लोगों पर गुस्सा भी बहुत आया था। सोचा कि अभी जाकर आप लोगों से हिसाब लूँगी, पर फिर सोचा कि आप लोगों को रंगे हाथ ही पकड़ना होगा, तभी तो कानूनी कार्रवाई भी करवा पाऊंगी। पापा से बात करके ही मैं वहाँ से निकल गई थी, लेकिन कुछ तकनीक के कारण मैं पापा के क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं हो पाई। पर आज जब आप लोग माँ को ठिकाने लगाने की बात करने में व्यस्त थे तो मैं चुपके से घर में दाखिल हो गई। बस इस बात का अफसोस रहेगा कि माँ पापा ने ये सब मुझे पहले नहीं बताया, वरना शायद आज पापा जिंदा होते। इतने में पुलिस भी वहाँ आ चुकी थी। ले जाइए सर इन पापियों को। इन्होंने पहले धोखे से मेरे माँ बाप से उनकी सारी जायदाद ले ली, फिर पापा को भूखा रखकर मार डाला और अब मेरी माँ को जहर देकर मारने चले थे। ये खाना
इस बात का सबूत है। पुलिस को देखकर उसके भाई भाभी डर के मारे थरथर कांपने लगे और शारदा जी के कदमों में गिरकर माफ़ी की गुहार लगाने लगे। लेकिन शारदा जी कुछ नहीं बोली। तभी पुलिस दोनों को वहां से ले जाने लगी तो रवीना ने कहा, रुकिए इंस्पेक्टर साहब, पहले मेरे माँ बाप की हड़पी हुई सारी जायदाद मेरी माँ के नाम करने दीजिए। आइए वकील साहब, अंदर आइए। तभी वहाँ वकील भी आ गया। तो पुलिस के डर से नवीन ने हड़पी हुई सारी जायदाद अपनी माँ के नाम कर दी। उनके जाते ही रवीना अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपने पिता से भी नहीं मिल सकी। तो शारदा जी बस एक ही बात कहे जा रही थी, अच्छा हुआ बेटी, तेरे पिताजी मुझसे पहले चले गए, पर आज तूने उनकी निस्वार्थ संतान को सबक सिखाकर बहुत अच्छा किया बेटा। अब तेरे पिता की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। अगले दिन शारदा जी ने अपनी बेटी से कहा, रवीना, तुझे कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं अपनी आधी जायदाद उस गार्ड के नाम करना चाहती हूँ। मेरी वजह से उसकी नौकरी भी चली गई। उसने तेरे पिताजी को बचाने की बहुत कोशिश की थी बेटा, पर किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कहते कहते शारदा जी की आंखें भर आई तो रवीना ने कहा, अरे माँ, मुझे क्यों तकलीफ होगी? मुझे तो खुशी मिलेगी कि उसने एक अनजान होते हुए भी मेरे पिता को खून दिया। इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? और आधी क्यों, आप अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दीजिए और आप मेरे साथ चलिए। ये सुनकर शारदा जी ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया कि बेटियां ऐसी ही होती हैं। और अगले दिन ही शारदा जी ने उस गार्ड को अपने घर बुलाया और उसके मना करने के बावजूद भी अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी और अगले 2 दिन बाद ही अपनी बेटी रवीना के साथ विदेश जाने के लिए रवाना हो गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।